नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद जांच लगातार जारी है। हालांकि जांच एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों का कहना है कि देश में अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मौजूद है, जिसकी तलाश जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुल 3200 किलोग्राम विस्फोटक बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में लाया गया था। यह विस्फोटक एक फर्टिलाइजर कंपनी से चुराया गया था। पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत चलाए गए अभियान में अब तक लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया है। हालांकि बाकी बचा हुआ 300 किलोग्राम विस्फोटक अभी भी एजेंसियों और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरी ओर राजधानी पर खतरा अभी भी टला नहीं है। फिर से धमाके की धमकी मिली है। साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस कोर्ट में बम धमाके की धमकी मिली। दिल्ली में स्कूल और कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वहां डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। लाल किले के सामने ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला है कि सुसाइड बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन था। बता दें कि दिल्ली धमाके से पहले यह वीडियो बनाया गया था। आतंकियों की ड्रोन हमला करने की साजिश भी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या राजधानी में खतरा अभी भी बरकरार है? कहां है बचा हुआ 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट? स्कूल और कोर्ट निशाने पर आखिर क्यों है? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। तो राजधानी पर खतरा अभी भी टला नहीं है। राजधानी को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और कैसे उठाए जाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट के एक आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पेश किया जाना था, लेकिन इससे पहले दिल्ली की 4 अदालतों और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इन 4 अदालतों में पटियाला हाउस कोर्ट भी शामिल था। लिहाजा सुरक्षा बलों द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट को खाली कराकर और डॉग स्क्वाड की सहायता से गहन जाँच के बाद धमकी को अफवाह करार दिया गया। इसके बाद जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसके साथ ही लाल किला के निकट ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने बोला है कि सुसाइड बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन है। ये वीडियो दिल्ली धमाके से पहले बनाया गया था। ये भी सामने आ रहा है कि आतंकियों की दिल्ली में ड्रोन से हमला करने की साजिश थी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में नाम आने के बाद डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल का मेडिकल प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल की ओर से रद्द कर दिया गया है। अब ये दोनों डॉक्टरी नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने ये कार्रवाई आईएमसी की सिफारिश पर की है। इसके अलावा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर उसके फंडिंग से स्रोत तलाशने में जुटी है। दिल्ली में लाल किला के निकट धमाके और दिल्ली के महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से यह पूरी तरह से जाहिर हो चुका है कि दिल्ली पर अभी खतरा टला नहीं है। लिहाजा दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भी दिल्ली धमाके की दहशत से उभर नहीं पा रही। दिल्ली को आतंकियों की ओर से एक बार फिर धमाके की धमकी मिली है और इस बार कहा जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद की ओर से दिल्ली की 4 अदालतों और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि राजधानी से आखिर खतरा कब टलेगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां हालांकि जगह जगह मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है। लगातार सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, एक जगह पर इकट्ठा ना हो। लेकिन सवाल यही कि आखिर राजधानी को दहलाने की कोशिश क्यों की जा रही है और आखिर ये कोशिश नाकाम क्यों नहीं हो पा रही? सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। राजधानी में आतंकी हमले का खतरा लगातार बरकरार है। जैश के आतंकियों ने ईमेल के जरिए एक बार फिर से धमकी दी है धमाके की, और इस बार निशाना कोर्ट और स्कूलों को बनाया गया है। संभवतः इसलिए स्कूल और कोर्ट को निशाने पर रखा गया क्योंकि यहां पर भीड़ ज्यादा होती है, यहां पर लोगों का जमावड़ा ज्यादा होता है।
हालांकि स्कूलों में टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में सरकार, हालांकि न सिर्फ सरकार बल्कि सुरक्षा एजेंसियां अभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती इस तरह के धमाकों को टालने को लेकर के। लेकिन एक बड़ा सवाल इस तरह का इसलिए भी निकल करके सामने आ रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ईमेल के जरिए स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे ईमेल मिल चुके हैं। हालांकि जांच पड़ताल लगातार की गई। रोहिणी के और दिल्ली के साकेत में भी कई ऐसे स्कूल जिनको ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई। कई बार स्कूलों को बीच में ही रोकना पड़ा, पेरेंट्स को बुलाया गया, उनके बच्चों को घर वापस सुरक्षित भेजा गया। मुद्दा सिर्फ एक ही कि बच्चों की जान सुरक्षित रहे, बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन अब एक बार फिर से जब इस तरह के धमाके की धमकी भरा जब ईमेल सामने आया तो एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। जगह जगह पर मुस्तैदी से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली में धमाके को लेकर के जो चुनौती दी जा रही है बार बार, उससे पार कब तक पाया जा सकेगा। जैश के आतंकियों ने ईमेल के जरिए यह धमकी दी है। दिल्ली में स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है अलग अलग जगहों पर, साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस कोर्ट में बम धमाके की धमकी दी गई। इसके अलावा 2 सीआरपीएफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां डॉग स्क्वाड के साथ साथ पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से जांच को लेकर के जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां हालांकि सतर्क जरूर है लेकिन दिल्ली में हाई अलर्ट है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल भी पनपता जा रहा है। कैसे अपने इस बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जिस तरह से दिल्ली में खतरा अभी भी टला नहीं है, उसको लेकर के जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली को सुरक्षित कैसे रखा जाए उस पर चर्चा करने के लिए बड़ी बहस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान। आपका परिचय करवा दूं, दीपक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल लेकिन दीपक जी आपसे ही करेंगे क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बम से उड़ाने की धमकी मिली, अभी लाल किले में हाल ही में ब्लास्ट हुआ, उससे अभी उस धमाके से, उस दहशत से अभी जनता उभर भी नहीं पाई है। एक बार फिर से अब स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। स्कूलों को क्यों इस तरह का निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए क्या बेहतर कदम उठाया जा सकता है आपके हिसाब से? बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि आज जो विषय है ये दिल्ली की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज एक इससे बड़ी चिंता का विषय नहीं हो सकता कि जो बात कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर धमकियां आई। अगर अगस्त सितंबर की बात करें, मैं रिफ्रेश कराना चाहूंगा, अगस्त सितंबर इस तरह के थर्ड ईमेल्स संज्ञान में आई। उसके बाद में अगर आप ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का पूरी दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे बहुत ही चिंताजनक स्थिति है जिसको किसी भी तरह से हल्का नहीं लिया जा सकता कि कोई ईमेल अगर मान लो 5 ईमेल आ चुकी है, 6ठी ईमेल आई, 7वीं ईमेल आई और उसके बाद में फिर लाल किले की जो घटना हुई, तो इससे बड़ी चिंताजनक स्थिति दिल्ली के सामने नहीं है। दिल्ली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको सख्त संज्ञान लेते हुए इस पर इसकी मॉनिटरिंग होना, इसकी गहन जांच होना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता भी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉम्बिंग की धमकी दी जा रही है, धमाके की धमकी दी जा रही है, ना सिर्फ स्कूलों को बल्कि कोर्ट को भी और 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी ईमेल के जरिए दहशत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी कि अभी हाल ही में जिस तरह से डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया, उसमें सुसाइड बॉम्बिंग और शहीद होने का मिशन बताया जा रहा है। ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसको किस तरह से देख पा रहे हैं आप? प्रगति जी, टोटल टीवी को, आपको जी और इस देश में और दुनिया में जी जहां भी आपके टोटल टीवी के दर्शक इस समय इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि हमारे देश में पिछले 12 सालों से झूठा प्रचार किया जा रहा था कि 56 इंच की छाती का यहाँ पर बोलबाला है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं जी कि भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, उनका एक ही नारा है, देश में आतंकी चाहे जितना फोड़े बम,
जी फैलाए चाहे जितना गम, विदेशी टूर और चुनावी रैली नहीं छोड़ेंगे हम। प्रगति जी, पिछले 12 सालों में अब तक जी जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो उरी हमला हो, कारगिल हमला हो, पुलवामा हमला हो, अमरनाथ हमला हो, पठानकोट हमला हो, संसद हमला हो, अक्षरधाम हमला हो, कंधार हाईजैक हो, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, और अभी दिल्ली में लाल किला का बम विस्फोट हो, या फिर उसके तत्काल 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन पर हमला हो, ये सारे के सारे बताते हैं। जबकि इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था, तीनों का महा फेलियर साफ साफ मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की बनती है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़े ही बेशर्मों की सरकार चल रही है। प्रगति जी, देश की सीमाएं, दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियां, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के इस समय कंट्रोल में है। फिर भी इतने बड़े बड़े धमाके और धमाके होने की धमकियां आए दिन आ रही हैं, और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, ये सिलसिला पिछले 12 सालों से लगातार। जब याद करिए दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, उस समय भी स्कूलों को बम से उड़ाने के लिए थ्रेट्स आते रहे हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री को हमारे देश की विपक्ष की चलती हुई सरकारों को तोड़ने से फुर्सत नहीं है, उन्हें चुनावी प्रचार से फुर्सत नहीं है, और विपक्ष के लोगों को जेल में डालने से फुर्सत नहीं है। तो बताइए, देश की 140 करोड़ जनता जाए तो जाए कहां? बिल्कुल सही सवाल। नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सरकार बनाने और तोड़ने से फुर्सत नहीं है, कैसे देश को बचाया जाएगा? आप इनसे जरा पूछिएगा, बिहार में चुनाव हो रहा था जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, कभी भी हम लोग सत्ता के लिए और राजनीति के लिए और एमपी एमएलए बनने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए करते हैं, इस देश के लिए करते हैं, इस देश की संप्रभुता के लिए करते हैं, इस देश की संस्कृति के लिए करते हैं, और इस देश की रक्षा के लिए करते हैं। ये आम आदमी वाले बिहार में चुनाव करने नहीं गए थे क्या? पूछिए ना कितना % वोट आया था, केवल हम ही लोग लड़ने गए थे। इनकी तो हैसियत नहीं थी, फिर भी इनके सारे नेता वहां पड़े हुए थे। हम अगर राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी अगर राजनीति करती है, तो चुनाव देश में कहीं भी होगा, हम लड़ते हैं। अगर सत्ता हमको देती है देश की जनता, तो इसमें इनको क्यों दिक्कत हो रही है? हर बात में देश के यशस्वी गृह मंत्री को लपेटेंगे, हर बात में देश के प्रधानमंत्री जी को लपेटेंगे, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आम आदमी पार्टी और इनके मुख्यमंत्री हैं, जो जेल से जाने के बाद जेल में गए, लेकिन फिर भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये देश और दुनिया का पहला उदाहरण था कि कोई मुख्यमंत्री भारतवर्ष का जेल गया हो और कहता हो कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। जेल से सरकार नहीं चलती है, जेल से गुंडा राज चलता है, लेकिन तिवारी जी, जी बिल्कुल तिवारी जी, यहाँ पर हर बात का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सवाल पूछा जाएगा। नहीं, बिल्कुल पूछा जाए। सुरक्षा के बारे में आपने देखा, अभी जो आतंकवादियों का साजिश था 36 जगह ब्लास्ट का, वो किसने सॉल्यूशन किया? देश के गृह मंत्रालय ने किया है, देश के एजेंसियों ने किया है, देश के इंटेलिजेंस ने किया है। अगर उनको पकड़ा गया एटीएस के द्वारा, तो ये हमारी सरकार में पकड़ी गई। अगर इन लोगों की सरकार होती तो उनकी मंसूबा पूरी हो जाती, और 6 दिसंबर को जो एनआईए ने बोला है 36 जगह ब्लास्ट ये लोग कर लेते। इतने मनोबल इन लोगों ने ऊंचा कर दिया था आतंकवादियों का और देशद्रोहियों का। और हमारी सरकार, मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम पद के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, और देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, और हमारे किसान, नौजवान और छात्र और सबके लिए हम लोग राजनीति जो करते हैं वो हमारी प्राथमिकता है। सत्ता हमारी प्राथमिकता नहीं है, नहीं तो 70 साल तक हम लोग संघर्ष नहीं करते। 27 साल तक दिल्ली में संघर्ष करके हमने कभी हिम्मत नहीं हारा। आज हम सत्ता में आए हैं तो दिल्ली को भी सुधारेंगे और देश को भी सुधारेंगे। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी घटना में संलिप्त कितना भी बड़ा चेहरा हो, उसको किसी भी बिल से ढूंढ के निकाल के हम लोग वो सजा देंगे जो पूरी देश और पूरी दुनिया देखेगी। दीपक जी, प्रगति जी, जवाब देना चाहूंगा मैं, क्योंकि अटैक आम आदमी पार्टी पर किया गया है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। राम जी आपके पास आएंगे, दीपक जी का जवाब ले ले, उसके बाद आपके पास भी आते हैं। दीपक जी। जी, एक बड़े बड़े क्लेम करना, बड़े बड़े दावे करना और जमीन पर हकीकत का पूरी तरह से बदल जाना,
जी। ये बात आज दिल्ली देख रही है। बात करें जिस जी। संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए, मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। केवल ये कहना कि हम ग्राउंड पर हैं और हम निर्णायक सरकार हैं, मजबूत सरकार हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। काम चलेगा वास्तविकता, जो ग्राउंड के पर आप क्या दे रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं। आप क्लेम्स की बात करें, जो उसमें यथार्थ में और क्लेम्स में बहुत बड़ा अंतर दिखाता। आज हम बात जिम्मेदारी की करें तो ये कहने से काम नहीं चलने वाला। पहली जो थ्रेट कॉल आई थी, आप बात याद कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, अगस्त और सितंबर की बात कर रहे हैं हम स्कूल के अंदर। जी जी। तो ये सब चीजें अपने आप में, ये पूरा टाइमलाइन आप अगर देखेंगे तो ये आज के विषय नहीं है, 4 महीने पहले से चल रहा है सब कुछ। और आज का जो विषय उठाए जा रहे हैं इसके विषय में। ठीक है, दीपक जी का साफ तौर पर कहना दावों और वादों में बहुत अंतर है, बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहा जा रहा है वो ऐसा किया नहीं जा रहा। नीरज जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले राम जी का जवाब भी ले लेते हैं। राम जी। प्रगति जी, जी। मैं आपके चैनल के दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 6 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं जी। पहलगाम आतंकी हमले को। जी। उस दौरान 10 मई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर अब की बार आतंकी हमला हुआ देश के किसी भी कोने में जी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी। लेकिन 10 नवंबर को जब दिल्ली का दिल 140 करोड़ भारतीयों के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर आतंकी आते हैं और बड़ी आसानी के साथ उस कार में विस्फोटक भरकर लाते हैं और विस्फोट कर हमारे मासूम 13 नागरिकों को और 40 से 50 घायल नागरिकों को बेमौत मारकर चले जाते हैं। और ये बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय टीवी में बैठ करके झूठा प्रोपेगेंडा और प्रवचन फैलाते हैं। अरे सुनो भाई, सुनो मैं 1 मिनट 10 सेकंड का समय दीजिए, हमको इनको जवाब दे देते हैं बढ़िया से। फैलाइए, नहीं तो आपसे ज्यादा बोलना आता है मुझे। सुनिए, नहीं उसके बाद 2 दिन होते हैं, मैं बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। नीरज जी बात पूरी करने दीजिए। 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में ठीक पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा निर्मम आतंकी हमला होता है, वो मॉड्यूल भी वही दिल्ली जैसा होता है, उसमें भी हमारे 9 मासूम जवानों को शहीद किया जाता है। लेकिन ये बेशर्म भारतीय जनता पार्टी और इनकी केंद्र में बैठी सरकार, ठीक है, वहां पर सरकार बनाने में लगी हुई थी। और पूछिए कि जिस दिन दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था उसके दूसरे दिन नीरज जी एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ फरीदाबाद में और इतनी बड़ी मात्रा में बरामद हुआ, अगर ये कहीं अन्य जगह से भारत में लेकर आया गया तो क्या ये सुरक्षा एजेंसी का फेलियर है? क्योंकि यहाँ पर नहीं। किस तरह से, और अगर भारत में ही इसे बनाया गया तो इसको समय रहते क्यों नहीं भापा गया? क्यों इतने बड़े हादसे का इंतजार किया गया, पकड़ा गया? लेकिन अभी भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर इस तरह की भी है कि 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है जांच एजेंसियों के लिए। देखिए जी, मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि शायद आपने एनआईए का जो रिपोर्ट है उसको देखा नहीं है किसी ने। ये ब्लास्ट जो है ये घबराहट में वो आतंकवादी किया है। उनकी जो प्लानिंग थी उसका पर्दाफाश हमारी एजेंसियों ने कर दिया, हमारा एटीएस ने किया, हमारे गृह मंत्रालय ने कर दिया है। जब वो वहां से भाग रहे थे तो वो इतने डरे हुए थे कि डर में उन्होंने वहां पर अपना ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं, 6 दिसंबर को 36 जगह ब्लास्ट का जो प्लानिंग था उसको पर्दाफाश हमारी एजेंसी और गृह मंत्रालय ने किया। तो सर ये पर्दाफाश भी तो तभी हुआ जब लाल किले में ब्लास्ट हो चुका था। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। उसके पहले से कार्रवाई चल रही थी, कई लोग पकड़े जा चुके थे। ये भाग रहा था और सोचा कि जो मेरे पास है उसको किसी भी तरह से ब्लास्ट करूं। ये इसलिए ब्लास्ट हुआ है, नहीं तो जो साजिश था, अगर हमारी सरकार नहीं होती तो ये साजिश इतना बड़ा था कि देश दहल जाता। इसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। हमारे जो विरोधी हैं ये बात नहीं कह सकते हैं कि हमारे गुजरात एटीएस, यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि आज देखिए 200 लोगों को टारगेट पर रखा गया है। और एक ऐसा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की मान्यता 2014 के पहले दिया गया था, वहां क्या चल रहा था, आज हमने पर्दाफाश किया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो चीजें आप बोल रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से, बिल्कुल उसकी भी जांच चल रही है और एक एक चीज का पर्दाफाश हम लोग करेंगे
और एक एक व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पद पे बैठा हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, उसका भी पर्दाफाश होगा। लेकिन कोई भी साजिश, जब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारतवर्ष में रहेंगे, तब तक कोई भी साजिश भारतवर्ष में, इन्होंने बोला, सुनिए, इन्होंने बोला कि आतंकवादी घटना उन्होंने बोला था कि अब नहीं होने देंगे। आप देखिए, हमने नहीं होने दिया, हमने उस 36 ब्लास्ट को रोक दिया। घबराहट में एक ब्लास्ट उस आतंकवादी ने किया, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं, सबके ऊपर नकेल कसा जा रहा है और चंद दिनों के अंदर सबका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। दीपक जी, पूर्णतः असहमत हैं हम इनकी बात से। अभी एक श्रेय लेने की राजनीति भाजपा जिस तरह से कर रही है, नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। सच्चाई है, आप इसको देखिए ना, ब्लास्ट का क्या प्लानिंग था और कहां तक वो लोग सीमित रह गए। आपने बोली ये बात, आपने ये बात बोली कि अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो लाल किले पर, अरे आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। कांग्रेस ने अपने समय में जिम्मेदारी ली थी, आप जिम्मेदारी लेने से भागने के बजाय और ऊपर से आप कहते हैं, श्रेय लेते हैं इसका कि भाजपा सरकार ने रोक दिया। कांग्रेस तो देश के सैनिकों पर सवाल उठा देती है। आप जवाब दीजिए इसका, आप जवाब दीजिए। आपने क्या रोक दिया? देश की एजेंसी पर सवाल उठा देती है, होता है, घटना घटती है और आप कहते हैं रोक दिया। क्या रोक दिया? ये जवाब देने का समय है। विश्वास नहीं है। जी ठीक है, राम जी अपनी बात पूरी कीजिए, चूंकि समय की कमी है, सबको सुनना जरूरी है। राम जी। जी प्रगति जी, हमारे महामानव के पास देश की सारी जांच एजेंसियां, यहां तक कि देश का सबसे बड़ा जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल के होते हुए अगर इंटेलिजेंस फेल हो जाता है तो आप मुझे बताइए, इससे शक होता है कि कहीं पाकिस्तान के साथ हमारे महामानव की सेटिंग तो नहीं, क्योंकि बिना क्या बात कर रहे हैं ये, बात करने को नहीं समझ में आ रहा। आप ये बताइए, सुनिए, इंटेलिजेंस को कैसे आप फेलियर कहिएगा? अपनी एजेंसी को आप फेलियर कर रहे हैं। कौन सी एजेंसियां गिरफ्तारी कर रही है? कौन सी एजेंसियां ने पर्दाफाश किया? भारत की एजेंसियां किया, भारत सरकार की एजेंसियां किया। आप लोगों को भारत की किसी एजेंसी पर और भारत के किसी भी सैनिक पर और भारत की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। 70 साल से तो यही हो रहा है। इस देश को किस कगार पे आप लोग ले जाके छोड़ दिए थे, आज उस देश को कहां ले जाया जा रहा है, पूरा देश और दुनिया जान रहा है। और इस हिंदुस्तान के हर नौजवान, हर किसान, हर प्रबुद्ध जन और हर बुद्धिजीवी व्यक्ति जान रहे हैं कि आज देश कहां जा रहा है और 70 साल में देश को कहां ले जाने की साजिश चल रही थी। और आप यहाँ बैठ के ज्ञान गंवा रहे हैं। साजिश का पर्दाफाश किसने किया? आप बताइए, गृह मंत्रालय किया है कि नहीं? विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने से तुम लोग बाधित कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह की सोच कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है। इन लोगों की जो सोच है कहीं से राष्ट्रवाद की सोच नहीं है। इन लोगों की सोच सिर्फ भ्रष्टाचार का है और सिर्फ व्यक्तिवाद का है, परिवारवाद का है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार की सोच कभी भी परिवारवाद, कभी भी देशद्रोही के नाम पर कभी भी कोई किसी से हम लोग समझौता नहीं किए हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी ताकत हो, कितनी भी बड़ी ताकत क्यों नहीं हो। लेकिन ये लोग हर चीज पर अपने देश की एजेंसी, अपने देश की सरकार, अपने देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? नीरज जी, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, आगे सरकार का क्या कदम होने वाला है? सुरक्षा एजेंसियों का अगला कदम क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? सरकार का पूरी तैयारी है कि एक एक व्यक्ति को चुन के वहां पहुंचाया जाएगा जो इसमें साजिश में होंगे और आगे किसी ने कल्पना नहीं किया होगा वैसा सजा दिया जाएगा। आपने देखा पाकिस्तान को किस तरह से सजा दिया गया। आगे भी इस आतंकवादी गतिविधि में जो भी संलिप्त होंगे उनको ऐसी सजा मिलेगी, उनके 7 पुश्त तक याद रखेंगे इस सजा को। क्योंकि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देश है, वो भूल जाए कोई भी कितना भी बड़ा ओहदा पे होंगे वो बच जाएंगे। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हो? है हिम्मत तो पाकिस्तान का नाम लेकर के दिखाओ। जिम्मेवार? अरे आप बोल रहे हो जो लोग खुद आतंकवादी से चंदा लेते हैं वो पार्टी के प्रवक्ता हमको ज्ञान देंगे? उस पार्टी के प्रवक्ता हमको ज्ञान देंगे जो आतंकवादी से चंदा लेते हैं, जो राष्ट्रद्रोही काम करते हैं, जो दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश करते हैं, जो दिल्ली को भ्रष्टाचार में डुबा दिए, मां जमुना का हत्या कर दिए, जी, और वो हमको ज्ञान देंगे? वो हमको ज्ञान देंगे? लाल किले हमले बोलने से नहीं होता है, हम लोग वर्क डिलीवर करते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रही 99% कमिटमेंट हम लोगों ने पूरा किया है, 99%। और दिल्ली में भी मेरी सरकार आएगी 5 साल बाद, आप देख लीजिएगा जो वादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, जो हमारे सरकार ने किया है। दीपक जी, जवाब देने के लिए नीरज जी, राम जी, आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, सरकार का काम जो है हमारी सुरक्षा चाहते हैं, हमारे को सुरक्षित रखना है।
दिल्ली का वासी सुरक्षित होना चाहता, तो आज इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन जवाब क्या है? इस सवाल पूछने जवाब क्या है? जवाब ये आता है कि हमारी सरकार, सरकार का दायित्व है, और उस दायित्व की बात कीजिए, तो उठाए जाते हैं इन कदमों की बात कीजिए। क्या क्या दिल्ली वासी तो चिंतित है, आज दिल्ली के जनता में डर का माहौल है। जिस तरह से ईमेल आ रही है, जिस तरह से अभी स्कूल से ईमेल आ रही है, इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और संजीदगी से लेने की आवश्यकता है, ध्यान जांच की आवश्यकता है, उसकी बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के धमकियों भरे ईमेल को बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत सतर्कता से, बहुत चुनौतीपूर्ण तरह से लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्कूलों को और अब इस बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हुई है, दिल्ली में खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।